और अब आगे बढ़ते हुए आई नजर डालते हैं 25 सेकंड में न्यूज रील्स पर। तो पहली खबर के तहत आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में होने वाले G7 समिट में शामिल होने वाले हैं। ये सम्मेलन 15 से 17 जून के बीच होना है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर G7 समिट का निमंत्रण दिया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फोन पर बात करके खुशी हुई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी और इस महीने के अंत में कैंसस कीज में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को चिट्ठी लिखकर सिंधु का पानी देने की गुहार लगाई है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान एक बार फिर पानी को लेकर गिड़गिड़ा रहा है। समझौता रद्द करने से पाकिस्तान भिलबिला रहा है। उसका हलक सूख रहा है कि पाकिस्तान की जल संकट को खत्म किया जाए। पाकिस्तान ने भारत से एक बार फिर गुहार लगाई है। 22 अप्रैल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था और शर्त रखी थी कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार से जारी आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाता, ये संधि फिर से लागू नहीं होगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पंजाब से गिरफ्तार जसवीर ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। जसवीर ने पूछताछ में जासूसी रैकेट एक और मास्टर माइंड का नाम भी समझाया है। उसका नाम है नासिर ढिल्लो, जो पाकिस्तान पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुका है और फिलहाल एक यूट्यूबर है। इसी ने जसवीर को पाकिस्तान ISI के अधिकारियों से लाहौर में मिलवाया था। नासिर ज्योति मल्होत्रा को भी जानता है। नासिर ने ही जसवीर को दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में काम कर रहे दानिश से मिलवाया भी था, जो उसे जासूसी के टास्क सौंपता था। पहलगाम हमले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सेना के शौर्य की तारीफ की। भागवत ने यह भी कहा कि इस नाजुक घड़ी में सभी राजनीतिक दल मतभेद भुलाकर एकजुट हो गए। इससे साबित हुआ कि देश का लोकतंत्र बहुत उत्तम है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सेना खुद को मजबूत करने के लिए समय समय पर रिसर्च और तकनीक को लेकर मेहनत करती रहती है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने अपनी इसी तैयारी को जमीन पर उतारा और साबित कर दिया कि वो सबसे बेहतर है। आरएसएस प्रमुख नागपुर में कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश की यही इच्छा थी कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाए। ब्राजील में ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम पे भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इसके बाद ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के खिलाफ साझा संकल्प जारी किया। ब्राजील में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ओम बिरला ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आतंकवाद का मुद्दा उठाया। इसके बाद साझा संकल्प जारी किया, जिसमें ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही इसमें आतंकवाद के दोहरे मापदंड को अस्वीकार करते हुए आतंकी संगठनों पर कार्रवाई को जरूरी कदम बताया है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका समेत 10 देश शामिल हैं। बेंगलुरु स्टेडियम हादसे में कर्नाटक सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। सरकार ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के राजनीतिक सचिव के गोविंदराजू को बर्खास्त कर दिया है। एनडीटीवी ने बड़ा खुलासा किया था कि कर्नाटक सरकार के भीतर से आरसीबी को जश्न की मौखिक मंजूरी मिली थी, जिसके बाद अब सिद्धरमैया सरकार के राजनीतिक सचिव को हटा दिया गया है और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के प्रमुख हेमंत निबालकर को भी हटा दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया। आपको बता दें कि आरसीबी की जीत के बाद मनाए जा रहे जश्न के दौरान 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ मची थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 47 लोग घायल हुए थे। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ मामले में गिरफ्तार आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसले समेत 4 इवेंट आयोजकों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए नेटवर्क्स के 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें कल कोर्ट में पेश किया गया। बता दें, अभी भी केएससीए के 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं इस मामले में पुलिस महकमे पे गाज गिर चुकी है। पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 8 आला अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बकाया 1 करोड़ 91 लाख के बिजली बिल पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सपा सांसद बर्क के खिलाफ 15 मई को जारी आदेश पर रोक लगाते हुए बर्क को आदेश दिया कि वो 2 सप्ताह के अंदर 6 लाख रुपए बिजली विभाग में जमा कराएं, जिसके बाद उनके घर का बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि बर्क के घर बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान
जांच में गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसके बाद उन पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और उनके घर की बिजली भी काट दी गई थी। उत्तर प्रदेश के हरदोई के एक कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस रिसाव होने से हड़कंप मच गया है। हरदोई के हरपालपुर कस्बे में एक कोल्ड स्टोरेज में बीती रात अचानक अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उनकी आंखों से पानी बहने की समस्या शुरू हो गई। ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हुई। गांव वालों ने पुलिस में इसकी जानकारी दी तो मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे और राहत बचाव में जुटे। दमकल विभाग की टीम अमोनिया गैस रिसाव बंद करने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सूटकेस में एक महिला का शव मिला। इस मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हापुड़ कोतवाली पुलिस ने जिस महिला का शव बरामद किया था वो दिल्ली के मयूर विहार की रहने वाली नीलेश थी। पुलिस ने इस मामले में महिला के प्रेमी सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और मृतका के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने महिला की गला घोटकर हत्या कर दी और शव को सूटकेस में बंद कर हापुड़ के रजवाहे इलाके में फेंक दिया। बाद में पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी को धर दबोचा। दिल्ली की सियासत में शीश महल के बाद अब माया महल की एंट्री हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अलॉट हुए नए मकान को लेकर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बंगले को आम आदमी पार्टी ने माया महल बताया है। आप नेता अनिल झा ने तंज कसते हुए कहा कि अब माया महल से चलेगी दिल्ली और दावा किया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को राजनिवास मार्ग पर 2 बंगले अलॉट हुए हैं और ये दोनों बंगले 15-15 कमरों वाले हैं, जिसमें बिजली जाने पर बैकअप के लिए 14 बड़े-बड़े जनरेटर्स लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता पर हमला बोलते हुए कहा कि एक और झुग्गियों पर बुलडोजर, दूसरी ओर मुख्यमंत्री के लिए माया महल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसकी जांच गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस की टीमें कर रही हैं। कल देर रात दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली। ये कॉल गाजियाबाद पुलिस कंट्रोल रूम में करीब 11 बजे रात में आई। कॉल करने वाले ने कहा कि दिल्ली की सीएम को जान से मार देंगे। जैसे ही कॉलर की जांच शुरू हुई तो उसका फोन बंद पाया गया। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ा दी गई। रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। बिहार के पटना में एसटीएफ ने एक घर में छापा मार के भारी मात्रा में हथियार बरामद किया। आरोपी के घर से एसटीएफ को AK-56 राइफल भी मिली। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हथियारों के साथ एसटीएफ ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें बिहार पुलिस का एक निलंबित ASI सरोज सिंह उर्फ निमकी सिंह भी शामिल है। इन सभी लोगों को बिहार की समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर पटना के सगुना मोड़ के पास छापेमारी की गई, जहां से एसटीएफ को एक AK-56 राइफल और एक इंसास राइफल और पिस्टल के साथ 500 कारतूस मिले हैं। बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरियो की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कल उनके बांद्रा स्थित घर पर करीब 14 घंटे तक ईडी की टीम ने छापेमारी की, जो रात 9 बजे तक चली। मीठी नदी से गाद निकालने के कथित 65 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले के सिलसिले में मुंबई और केरल के 15 से ज्यादा जगहों पर कल छापेमारी हुई। ये छापे बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरियो, BMC के असिस्टेंट इंजीनियर प्रशांत रामूगाड़े और कई ठेकेदारों के घर पर हुई। इस मामले में अभिनेता डिनो मोरियो से EOW 2 बार पूछताछ कर चुकी है। छापेमारी के दौरान फाइनेंशियल दस्तावेजों और अन्य मटेरियल जब्त किए गए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को जड़ से खत्म करने की मजबूत कवायद चल रही है, जिसके खिलाफ नक्सली भी बड़ी साजिश रच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी इन साजिशों पर पानी फेर रही है। सुकमा में 10 किलो की IED बरामद की गई, जिसे समय रहते डिफ्यूज किया गया। ये छत्तीसगढ़ का सुकमा इलाका है, जहां CRPF बटालियन लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। सर्च के दौरान सुरक्षा बलों को तुमालपाड़ में 10 किलो IED मिली, जिसे बम स्क्वाड की मदद से डिफ्यूज किया गया। ये विस्फोटक सड़क के नीचे दबाया गया था। निशाने पर सुरक्षा बल, लेकिन सुरक्षा बलों की तत्परता की वजह से इसे समय रहते डिटेक्ट कर लिया गया। वही खबर चंडीगढ़ से है, जहां चंडीगढ़ में एक बस में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
ये तस्वीरें चंडीगढ़ की है, जहां एक बस में अचानक आग लग गई, जो देखते देखते तेजी से पूरी बस में फैल गई। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त बस में कुछ यात्री सवार थे, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद आग पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। भारत में कोरोना के मामले बीते एक हफ्ते में तेजी से बढ़े हैं। लगातार बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ाई है, लेकिन सरकारों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। भारत में कोरोना के मामले 5000 पार कर गए हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी देश में 5364 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। कोरोना से 1 जनवरी अब तक देश भर में 55 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 500 नए मरीज सामने आए हैं। देश में सबसे ज्यादा 1679 एक्टिव मामले केरल में हैं, जबकि गुजरात में 615 और पश्चिम बंगाल में 596 एक्टिव केसेस हैं। वहीं आज से कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों के लिए शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। अब आज से आम जनता इसमें सफर कर सकेगी। कटरा से ये ट्रेन सुबह 8:10 और दोपहर 2:55 पर चलेगी और 3 घंटे का सफर कर श्रीनगर पहुंचेगी। वहीं श्रीनगर से ये ट्रेन सुबह 8 बजे और दोपहर 2 बजे चलेगी। इस ट्रेन में चेयर कार का किराया 660 से 880 रुपए है, तो वहीं एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 1270 रुपए से लेकर 1515 रुपए तक है। देश भर में आज कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही देश भर के अलग अलग शहरों की मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। दिल्ली की जमा मस्जिद समेत मुंबई, लखनऊ, भोपाल समेत दूसरे शहरों की मस्जिदों में लोगों ने बकरीद के मौके पर नमाज अदा की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए ताकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मना सके। स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क के लिए कल उस वक्त गुड न्यूज आई जब स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने के लिए दूरसंचार विभाग से लाइसेंस मिल गया। अब भारत में जल्द स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस शुरू होगी। यूटेलसेट वेनवेव के जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे देश में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने के लिए लाइसेंस मिला है। लाइसेंस मिलने के बाद स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट के जरिए वॉइस और डेटा जैसी सर्विसेज देने के एक कदम और करीब आ गई है। माना जा रहा है कि इससे दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी की क्रांति आ सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले भारत की शुरुआत शुभ रही। वहां खेले गए अभ्यास मैच में केएल राहुल ने शानदार शतक लगाया है। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया ने नॉर्थहैम्पटन में प्रैक्टिस मैच में शानदार प्रदर्शन किया, जहां के केएल राहुल ने 168 गेंदों पर 116 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं ध्रुव जुरेल ने 52 और करुण नायर ने 40 रनों की शानदार पारी खेली। राहुल का ये शतक इस मायने में शानदार रहा क्योंकि टीम 40 रन के मामूली स्कोर पे 2 विकेट गंवा चुकी थी। तब उन्होंने ध्रुव के साथ शानदार साझेदारी की। अपनी पारी में 15 चौके 1 छक्का लगाया। वह बांग्लादेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में बांग्लादेश में आम चुनाव होंगे, इसकी घोषणा कर दी गई है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने कल कहा कि देश में आम चुनाव अगले साल अप्रैल में होंगे। ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने एक टेलीविजन संबोधन में उन्होंने इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग उचित समय पर चुनाव का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करेगा। अपने संबोधन में उन्होंने बीते 10 महीने में अंतरिम सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि न्याय, सुधार और चुनाव के 3 सूत्रीय एजेंडा पर सरकार काम कर रही है।